ख़वातीन हज़रात, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स कैथलिक टीवी का वो प्रोग्राम है जहाँ से हम अपने उन तमाम नौजवानों को जो अपने अंदर बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं, उनके पास बहुत से टैलेंट्स हैं और ज़िंदगी में उन्होंने अपनी इन खूबियों को, इन टैलेंट्स को इस्तेमाल किया, सारी एनर्जी को, और कामयाब हुए और कामयाब होकर बहुत सारे नौजवानों के लिए रोल मॉडल बने हैं। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि अपने इन नौजवानों को जिन्हें खुदा ने बरकत दी, कामयाब हुए, उनको सामने लेके आएं ताकि हमारे नौजवान उनको देखें, उनको सुने, एनर्जी हासिल करें और उनकी तरह जद्दोजहद करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त शख्सियत, नौजवान डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजिया नैयर। वो इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में खिदमत कर रही हैं। उनका तल्लक कैंट पैरिश से है और कैंट पैरिश का एक कस्बा है टेढ़े के नाम से। अब तो वो शहर का एक हिस्सा बन गया है। वहाँ से उन्होंने अपनी जद्दोजहद शुरू की, तालीम में जद्दोजहद की, अपनी ट्रेनिंग में, मेडिकल लाइन में बहुत मेहनत की और अब खुदा ने उन्हें कामयाब किया है। आज हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर राजिया, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। फादर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट कहती हूँ। और सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि हमारे नौजवान जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन किसी भी तरह से उनका उस तरह से नाम नहीं आ रहा था, लेकिन आपके इस प्रोग्राम के वसीला से सारे लोग, ख़ास तौर पर नौजवान जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है। वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जिनसे उनको मोटिवेशन मिले अपनी स्टडीज़ में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा राजिया, सबसे पहले आज अपने बारे में कुछ बताएं कि आप किस तरह उस मंजिल तक पहुंची हैं जहां अब आप हैं। ये बात बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है अब, लेकिन एक वक्त था कि इस चीज़ को सोच के और ये कैसे होगा, ये सवाल हर वक्त जहन में रहता था। लेकिन ये एक बहुत लंबा सफ़र था और इस सारे सफ़र में बहुत से लोगों ने जो है मेरी मदद की और मेरे साथ रहे हमेशा। उसमें सबसे पहले खुदा यीशु मसीह जो हमेशा मेरे साथ रहे, और उसके बाद जो है मेरे फादर सबसे ज़्यादा, जिसको एक कहते हैं ना कि एक सतून, एक स्ट्रॉन्ग पिलर, वो उस पिलर का जो रोल है वो मेरे फादर ने मेरी ज़िंदगी में किया। बच्चे तो सभी इंटेलिजेंट होते हैं, सब बच्चों के अंदर कोई ना कोई ऐसी ख़ास खूबी होती है जिस खूबी के बहुत सारे टैलेंट्स हैं। कुछ बच्चे म्यूज़िक में बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चों के अंदर पेंटिंग का, आर्ट्स का टैलेंट है, लेकिन अपने बच्चों को उस टैलेंट उनका पॉलिश करना ये पेरेंट्स का काम होता है। और आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे पेरेंट्स देवर इतना उनमें शऊर था कि उन्होंने अपने बच्चों को एक रास्ता दिया। और ख़ास तौर पर मेरे फादर, जिनका मेरे पैदा आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पैदा होने से पहले ही उनको पता था कि मेरी बेटी होगी, मैंने इसको डॉक्टर बनाना है। बिकॉज़ मैंने जब होश संभाला तो मैंने अपने फादर से यही सुना कि बेटा तुमने पढ़ना है और तुमने मेहनत करनी है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में मैं अपने आप को एक अदना सी लड़की भी कह सकती थी और थी भी एक वक्त में, लेकिन मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, फैमिली ने इस तरीके से सारी चीज़ों को पॉलिश किया कि वो एक आपके सामने एक FCPS कंसल्टेंट के रूप में बैठी हुई हूँ। और डॉक्टर बनना आपका ख्वाब था या फैमिली का ख्वाब? इनिशियली ये तो फादर का ही ख्वाब था, क्योंकि आई डिडंट नो, जब मुझे FCPS का मतलब भी नहीं पता था, जब मुझे कंसल्टेंसी का भी नहीं पता था, तब से मेरे फादर कहते थे कि तुमने डॉक्टर बनना है। मुझे तो आज भी नहीं पता, जरा एक दफ़ा बता दें ये क्या है? FCPS जो है ये एक डिग्री है जो पाकिस्तान देता है अपने कंसल्टेंट्स को। MBBS करने के बाद 4 साल की स्पेशलाइजेशन होती है। MBBS के बाद MBBS के बाद 4 इयर्स की स्पेशलाइजेशन है। और मैं जनरल सर्जरी में फेलोशिप ऑफ जनरल मतलब कंसल्टेंसी होती है
ठीक है। और FCPS स्टैंड्स फॉर फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ सर्जन्स एंड फिजिशियंस पाकिस्तान। एक रॉयल कॉलेज का भी होता है, लेकिन पाकिस्तान ये डिग्री दे रहा है, इंग्लैंड का, और पाकिस्तान ये डिग्री दे रहा है, तो इट इज़ FCPS इन पाकिस्तान। सो आई एम करंटली डूइंग FCPS इन जनरल सर्जरी एट लाहौर जनरल हॉस्पिटल। आपने MBBS कहाँ से किया था? MBBS मैंने फातिमा जना मेडिकल कॉलेज से किया। ये कितने साल का है? MBBS 5 साल का होता है, और आपने अपने इनिशियल अंडर हाई स्कूल करने के बाद, यानी कि हाई स्कूल कहते हैं हमारे मुल्क में FSC को, तो आपने FSC करने के बाद एक एंट्री टेस्ट देना होता है, और एंट्री टेस्ट देने के बाद जो है आप MBBS में आपको मतलब अगर आपका एंट्री टेस्ट का मेरिट बन जाता है तो फिर आप MBBS में एडमिशन मिल जाता है। उसमें पहले जब मेरा टाइम था तो लाहौर में जो थे कॉलेजेस ज़रा थोड़े कम थे। अब ये है कि कॉलेजेस की तादाद ज़्यादा हो गई है, तो अब मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करूँगी कि वो उनके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा है पहले के मुकाबले में। आपने हाउस जॉब कहाँ से की है? क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, तो आप पेरेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो मैंने गंगाराम हॉस्पिटल से अपनी इंटर्नशिप कहते हैं इसको, या हाउस जॉब, तो वो गंगाराम हॉस्पिटल से। अब आप कहाँ पे खिदमत कर रहे हैं? मैंने अपनी हाउस जॉब करने के बाद कुछ अर्सा के लिए जो है अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान LMDC में एज डेमोन्स्ट्रेटर भी कुछ देर किया काम, और उसके बाद मेरा जब FCPS क्लियर हुआ तो फिर मैंने लाहौर जनरल हॉस्पिटल में मुझे हमारे सेंट्रल इंडक्शन होती है, उसमें भी खुदा उनका शुक्र है कि सेंट्रल इंडक्शन में हाई मेरिट था, तो वहाँ पर फिर जनरल सर्जरी में मुझे रेजिडेंसी मिल गई। अभी मेरा फाइनल ईयर है रेजिडेंसी का। आप एज अ स्टूडेंट अपने आप को कहाँ रखेंगे? एवरेज, इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, कहाँ पे? एज अ स्टूडेंट मेरा नाम जो कॉलेज में मुझे सारे कहते थे ना, हेड ऑफ टेंशन डिपार्टमेंट। ओके। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि एक बैक ऑफ द माइंड आपको एक चीज़ अचीव करने का शौक़ होता है कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, तो उस चीज़ के लिए ना आप अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। तो मेरी फुल मतलब आई वाज़न्ट यू कैन से मैं कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि टीवी नहीं देखना, कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं करना, ज़्यादा नहीं करना, पढ़ना है, किताबी कीड़ा जैसे होते हैं ना, किताबी कीड़ा, बिल्कुल आप बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं, वो किताबी कीड़ा जैसे बच्चे होते हैं उस तरह के था कि बस पढ़ना है और ज़िंदगी में और कोई मकसद नहीं है। उसकी एक वजह है छोटी सी, मैं टेस्टिमनी भी एक शेयर करना चाहती हूँ और अपने पेरेंट्स को भी एक ग्रैटिट्यूड पेश करना चाहती हूँ। मैट्रिक में आई वाज अ वेरी बिलो एवरेज, एवरेज भी नहीं, आप कह लें कि बिलो एवरेज। तो इट समहाउ हैपेंड कि सब ने कहा कि इतने कम नंबर FSC मैट्रिक में हो तो FSC में क्या ले, मतलब क्या कर सकते हैं ये बच्चे ना, तो काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड होते हैं आपके पेरेंट्स। तो लेकिन मेरे फादर जो थे ही वॉज वेरी होपफुल, उनको ये लगता था कि मैं कर सकती हूँ, मुझे खुद भी नहीं लगता था कि मैं कर सकती हूँ। वैसे नहीं, बाप को हमेशा बेटियों पे ज़्यादा एतमाद होता है उनको, अब तो अपने हम सब बच्चों पर एतमाद है और वो सबसे उसी तरह से मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि सब करें, मेहनत करें। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि मैं बड़ी थी फैमिली में, तो वो उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, मुझे लगा, मैं उनसे यही कहती थी कि चलें ठीक है मैं एक चांस ले लेती हूँ तो FSC कर लेती हूँ। तो वो फिर FSC में अच्छे मार्क्स आ गए, मेहनत की दिन रात जितनी भी कर सकती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि 24 दिन में 24 घंटे हैं तो मैंने 24 को 48 बनाना है और मैंने 48 घंटों जितनी मेहनत करनी है। अगर दूसरे बच्चे जिनके मैट्रिक में ज़्यादा नंबर हैं वो कुछ खेल रहे हैं या कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो आगे स्लो हो गए थे। बिल्कुल, मेरे एकेडमी में सर कहते थे कि ऐसे ग्राफ था तुम्हारा और ऐसे मतलब पीक आई है ग्राफ पे। तो इसमें सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को, और उसके बाद मेरे फादर और मेरी मदर को, क्योंकि मेरी मदर भी, क्योंकि फादर यहाँ पे नहीं होते थे, सऊदीया में होते थे, तो मदर हमेशा साथ साथ रहती थी और कोई भी चीज़ खाने पीने, मतलब 2 साल मैंने घर का कोई काम नहीं किया। मैं मतलब पढ़ाई और एक एम था कि MBBS करना है और डॉक्टर बनना है और गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है। आप कितने बहन भाई हैं और दूसरे क्या कर रहे हैं? खुदावंद के फजल से हम 5 बहन भाई हैं, हम 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। मेरी छोटी बहन जो है मेरे से जो छोटी है वो डेंटिस्ट्री उसने की है, हाँ जी, बैचलर्स इन डेंटिस्ट्री, और वो अभी USA में होती है। और जो उससे छोटी बहन है वो उसने बैचलर इन फार्मेसी की है, वो उसका भी कंप्लीट हो गया है, अब उसके इंटर्नशिप के लिए वो प्रिपरेशन कर रही है। और जो मेरा भाई है, जो बड़े वाला भाई है, वो लॉ पढ़ रहा है, ही इज़ इन 2nd ईयर। और
जो सबसे छोटा भाई है उसने रिसेंटली अपना फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो ऑलमोस्ट लाइक ऑल ऑफ अस हम मतलब डॉक्टर्स की फील्ड से आप कह सकते हैं, मेडिसिन की फील्ड से कह सकते हैं। हाँ जी। तो राजिया, आपके वालिद साहब ज़्यादा बहुत सारे साल हैं जो उन्होंने बाहर मुल्क से बाहर जी काम के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, बिल्कुल बिल्कुल, पीछे बच्चों को देखना, पढ़ाना, आगे बढ़ना। आप अपने बाप की इतने सालों की मेहनत को कैसे देखते हैं? उसमें मैं एक बात कहना चाहती हूँ, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ। वो बड़े दूरअंदेश मतलब मेरे फादर इस तरह के हैं कि वो दूरअंदेश प्रिडिक्ट कर लेते थे पहले कि ये हो सकता है। ये एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है और मेरे ख्याल से पेरेंट्स के अंदर ये होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी उनके अंदर ये है कि वो ऑब्जर्वेंट थे, यानी कि हर वक्त वो देखते थे कि अच्छा बच्चों में ये तब्दीली आ रही है तो ये नहीं आ रही। बेशक वो 1 महीने के लिए भी आते थे, वो हमें पूरा एग्जामिन कर जाते थे कि अब ये गलत कर रही है, ये इसमें सही नहीं है, मामा को इन्फॉर्म कर जाते थे, सारी डायरेक्शंस दे जाते थे। और तीसरी चीज़ वो एक ख़ास थी कि कॉन्स्टेंटली हमारे साथ इन कांटेक्ट रहते थे। बेशक वो यहाँ पे नहीं भी थे, उनका सारा ध्यान हमारे साथ था। हमें पता था कि हमारे पापा का आज नहीं फ़ोन आया तो कल सुबह फ़ोन आ जाना, वो हमसे पूछ लेंगे हम क्या कर रहे हैं, तो हमने उनको आंसरेबल होना है। तो ये कॉन्स्टेंटली आपको पता होता है कि आपके पेरेंट्स बेशक वो दूर भी थे लेकिन वो हमेशा हमारे साथ इस तरह से रहते हैं। तो बेशक उनका इंटरेस्ट जो था, या उनकी तवज्जो बिल्कुल, ये आपके लिए एक मोटिवेशन भी थी, और गाइडेंस भी थी। मैं अभी भी याद करती हूँ कि पहले मैं थोड़ी सी परेशान होती थी कि वो यहाँ नहीं है, क्योंकि ही वॉज वेरी गुड एट मैथ्स और मेरा मैथ्स बहुत ही पुअर है। मतलब आप सोच लें कि मैट्रिक में मैं उन बच्चों को, जो मुझे साइंस पसंद थी, मुझे बायो पसंद थी, लेकिन मैथ्स तो मतलब मुश्किल से पास होने एवरेज बच्चों में से थी। तो उनका मैथ्स बहुत अच्छा था, 100/100, पता नहीं कितने उन्होंने मैथ्स में मार्क्स लिए थे हमेशा अपनी क्लास में से। मैं चाहती थी कि वो मुझे पढ़ाएं, मैथ्स पढ़ाएं, लेकिन वो यहाँ नहीं होते थे। तो वो मैं उनका इंतज़ार करती थी कि वो जब आएंगे तो मैंने सवाल निकाल के रखे होते थे। अब उन्होंने साल बाद आना है, लेकिन मैंने फिर भी उनके लिए अपने क्वेश्चंस रखे होते, होमवर्क बना के रखा होता था कि पापा आपने मुझे टाइम देना है। अच्छा राजिया, ये ना जिन घरों में बाप जो हैं, हम इनको कहते हैं एब्सेंट फादर, ठीक है, गैर हाजिर बाप। जब गैर हाजिर बाप होता है, काम के सिलसिले में बाहर है, मुल्क के अंदर भी बाहर लोग होते हैं और मुल्क से बाहर भी होते हैं, ये एक माँ पर डबल ड्यूटी आ जाती है। आप अपनी माँ को इस सारे रोल में कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, इसमें मामा का तो बिल्कुल हम कभी भी भुला नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत सी जगहों पे, बल्कि तकरीबन हर जगह पे, माँ भी बाप भी, उन्होंने दोनों तरीके से हमें संभाला है, फिज़िकली भी, इमोशनली भी। और जिस जिस जगह पे उनकी फ़िज़िकल ज़रूरत होती थी, अब देखें मेरी एकेडमी मैंने जाना है, अब फादर यहाँ नहीं है, बड़े भाई नहीं है कोई, और वो मेरे साथ जाती थी एकेडमी, मुझे लेके जाना, मुझे छोड़ना, वहाँ बैठना, मतलब 4 घंटे मैं मतलब सैल्यूट करती हूँ अपनी अम्मी को कि 4 घंटे 5 घंटे वो बाहर बैठ जाती थी एकेडमी से बाहर। ये इसकी एकेडमी चल रही है, वो बाहर बैठेंगी, फिर आके खाना बनाना, मुझे भी देना, बाकी बहन भाइयों को भी देना। तो वो एक, मैं अपना एंट्री टेस्ट का वक्त अगर याद करूँ और अपना एफएससी का टाइम याद करूँ, तो उनकी बहुत स्ट्रगल है। उसके बाद भी एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर वाज टफ, क्योंकि इनिशियली आप एक नए कोर्स में जाते हैं, बड़ा हैवी कोर्स है, वहाँ तो इतनी ढेर किताबें मतलब आपने पढ़नी होती हैं। तो मैं थोड़ा सा शुरू में थोड़ा हो गई थी, परेशान हो गई थी, तो लेकिन मामा वाज ऑलवेज देयर। तो मतलब जब पापा अवेलेबल नहीं होते थे तो मामा वाज ऑलवेज देयर, और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। सो आपके बाप और आपकी माँ का 2 फर्क रोल है, हाँ जी, लेकिन बड़े भरपूर हैं। बाप का कि उन्होंने देखिए प्रदेश में रहना बच्चों के लिए और मेहनत करना, उधर भी ध्यान इधर भी ध्यान, और माँ के लिए कि बाप का रोल भी है, माँ का रोल भी है, ये दोनों की खिदमत जो है वो बाकी बहुत है। आप यहाँ पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सारे पेरेंट्स के लिए ये है कि अपने बच्चों के साथ आप पेशेंट रहें, थोड़ा सा हौसला रखें। अगर बच्चों से कभी गलती हो जाती है या किसी जगह पे वो पूरे नहीं उतरते आपकी तवक्को के, तो उन पे इतना प्रेशर ना डालें, उनके साथ रहें, उनसे बात करें,
और उनको समझाएं। मैं याद करती हूँ एक बड़ी अच्छी बात है, मेरे पापा सऊदीया में होते थे और मैं एक दिन बड़ी परेशान थी, टेस्टों में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, बस फेल हो रही हूँ, फेल इन अ सेंस के 10 में से 8 नंबर आ गए, लेकिन मेरा टारगेट 10 में से 10 नंबर है, टारगेट से थोड़ा तो टारगेट से नीचे, तो मैं उसको अपने लिए एज अ फेलियर समझती थी। सही। तो वो कहते थे कि ना आपको बेटा ये जो मुश्किलात है ना, ये इनसे गुजरना ज़रूर है। जैसे उन्होंने मुझे एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भेजी, वो बड़ी खूबसूरत थी। उसमें ये था कि एक शख्स अपनी सलीब उठा रहा है और सलीब उठा के चल रहा है, लेकिन वो हर कदम पे खुदा से गिला करता है कि मेरी सलीब इतनी भारी है, इसको तू छोटा कर दे। अब वो तो बाप है, वो हर बार स्लीब को थोड़ा सा ना छोटा कर देता है कि अच्छा ठीक है, इतनी बड़ी स्लीब है तो चलो इतनी कर देते हैं। फिर वो आगे जाता है, वो कहता है मैं नहीं उठा सकता ये स्लीब, वो कहता है अच्छा चलो इतनी कर देते हैं। फिर आगे जाता है तो उसकी स्लीब थोड़ी थोड़ी करके छोटी हो जाती है। ठीक है, तो एक जगह ऐसी आती है उसके रास्ते में जहाँ पे ना एक गैप होता है और उस गैप को से गुजरना होता है, क्रॉस करना है। अब वो इर्द गिर्द लोगों को देखता है तो वो अपनी उस लंबी स्लीव को रख के उस गैप में, तो स्लीव के ऊपर चल के तो वो क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन चूंकि इसने लड़ाई की होती है, गिला किया होता है और इसकी स्लीव तो छोटी होती है, तो ये वहाँ खड़ा होकर परेशान होता है कि खुदाया अब मैं क्या करूँ। तो वो मुझे इस डॉक्यूमेंट्री से ये सिखा रहे, मैं अपनी स्लीव छोटी, तो वो मुझे ये सिखाना चाह रहे थे कि ज़िंदगी में जो मुश्किलात होती हैं वो आपने फेस करना ज़रूर होती हैं, और ये जो स्लीब हम उठा रहे होते हैं इन दुखों का या इन परेशानियों, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स जो भी हैं, रुकावटें जो आप महसूस करते हैं, इनका कोई ना कोई मकसद है आपकी ज़िंदगी में। तो ये इतनी बड़ी बात थी, मैं 17 साल की या 18 साल की, मैं ये नहीं समझ सकती थी इस हकीकत को, लेकिन उन्होंने ये मुझे समझाया। तो पेरेंट्स को कलाम की रोह से और जिस्मानी, रूहानी हर तरह से अपने बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। अगर वो कहीं किसी मुकाम पे डगमगा रहे हैं तो खुदावन में जुट जाएं, और खुदावन जो है वो फिर आपको रास्ता दिखाता है। कोई इन तमाम सालों में स्टडीज़ में कोई चैलेंजेस आए हों? चैलेंजेस तो दिन रात सुबह शाम चैलेंजेस ही थे, लेकिन सबसे जो बिगर चैलेंज था वो FSC से MBBS में एडमिशन था। वो तो एक ड्रीम कम ट्रू वाली स्टेट थी, बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू कि मेरे मैट्रिक में मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, मेरी पूरी फैमिली में से आई वाज द फर्स्ट जिसने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। तो बस दिन रात मेरा, आप सोच रहे कि 6 महीने जो लास्ट थे ना एडमिशन आने से पहले, वो बस ऐसे ही था कि ये तो नहीं हो सकता। दिन रात मुझे मतलब मैं ख्वाब भी देखती थी, मुझे लगता था बस अब नहीं हो सकता, मुझे 900 नंबर चाहिए तो मुझे 899 नंबर आ गए हैं, लेकिन मैं एडमिशन नहीं किसी तरह से ले सकी। तो ये एक इतना बड़ा चैलेंज था, लेकिन एंट्री टेस्ट में आई डोंट नो, एक मिरेकल ही था कि मैंने इतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लिए। शायद वो मेहनत थी सारी, वो चल रही थी और खुदावंद का एक प्लान था कि वो मुझे इस मुकाम पे रखना चाहता था। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं अपनी 300 की क्लास में से ओनली क्रिश्चियन थी, और फातिमा जना मेडिकल कॉलेज में हर साल होते हैं एडमिशन्स, क्रिश्चियन लड़कियों के भी होते हैं, अभी भी हैं, लेकिन मेरे टाइम पे आई वाज द ओनली गर्ल। तो स्टैंड आउट करना इतने सारे, उसमें एक बड़ा चैलेंज था। फिर उसको कंटिन्यू करना विदाउट एनी ब्रेक, उसको करते रहना, कायम रखना। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं एक दफ़ा लड़खड़ाई थी जब FCPS के लिए था। वो क्या वो है? उसमें ये था कि FCPS एक मुश्किल इम्तिहान तो है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के साथ आपने पढ़ना हो, यानी कि जॉब के साथ, MBBS के बाद 5 इयर्स के बाद की बात है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप, अब वो नहीं रहता ना कि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट लाइफ के साथ पढ़ना मुश्किल होता है। बहुत से लोग गिव अप भी कर देते हैं कि बस अब एक बेसिक ग्रेजुएशन हो गई है तो अब नहीं करना, लेकिन उसमें भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसमें थोड़ा सा ये होता है कि समटाइम्स आपकी फैमिली थोड़ा सा थक भी जाती है, लेकिन यहाँ फिर आपके अंदर अब जोश आ गया होता है, अब आप उस सारे सफ़र में सीख चुके होते हैं कि आपने हर चीज़ से कैसे लड़ना है। तो अगर कोई इर्द गिर्द के लोग थक भी जाएं जो आपको संभालते रहे हैं, तो उस टाइम आपने दूसरों का सहारा बनना होता है, तो उस टाइम फिर आप ये सोचते हैं कि अब मैंने सहारा बनना है। आप अभी जनरल हॉस्पिटल में जी काम कर रही हैं, जी। कोई अपना तजर्बा, कहाँ काम कर रही हैं, क्या तजर्बात हैं रोज़ बरोज़ के? प्रेजेंटली तो आई लव माई वर्क, दैट इज़ सर्जरी, और मुझे सर्जरी का मतलब कह लें कि क्रेज़ था कि मैंने जनरल सर्जन बनना है, या सर्जरी जुनून। मैं ऑपरेशन थिएटर जाती थी, ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स, वहाँ के गाउन्स और सारी चीज़ें, और जितनी देर मैं सर्जरी कर रही हूँ मतलब ऐसे लगता है कि छोटी सी, मतलब लाइक मुझे कोई इतना वो समझता नहीं है कि
फिज़िकली कि आप जी फिज़िकली कि आप मतलब जनरल सर्जन बन गई हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है और ये, लेकिन जब वहाँ पे आप काम करते हैं तो वहाँ तो आपके ये हाथ चलते हैं, दिमाग चलता है और ये, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और मैं जब सर्जरी करती हूँ तो मैं प्रेयर करती हूँ अपने। राजी, आप बार बार दुआ की बात कर रहे हैं, मैं खुश हो रहा हूँ। आपकी अपनी शख्सी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में दुआ का कितना बड़ा रोल है? मैंने अल्दो हम मसीही घर में पैदा हुए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मैंने आई वाज इन FSC जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को पर्सनली एनकाउंटर किया और मैंने देखा कि ही हैज़ ऑलवेज बीन विद मी। वहाँ जब मैंने खुदावंद को कबूल किया और मैंने देखा कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, सही। तो वो एक वक्त था जब मैंने बाकी इवन मैंने परेशान होना भी तब छोड़ दिया था कि आगे क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, किस चीज़ में क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है वो हमेशा मेरे साथ है। तो जब आपका एक बेहतरीन दोस्त हो तो फिर आप उसके साथ वक्त तो गुजारते हैं। फिर दुआ का वही इंपॉर्टेंस आ जाती है कि आपको तसल्ली नहीं होती कि मैंने खुदावंद के साथ वक्त नहीं गुजारा या मैंने दुआ नहीं की या कलाम नहीं पढ़ा। कलाम मुक़द्दस की अहमियत कितनी है? कलाम मुक़द्दस इज़ लाइक ब्रेड। ओके, रोटी है, रोज़ की रोटी है। हाँ जी, तो ये अहमियत है। आप खाना नहीं मतलब खाने के बगैर नहीं रह सकते, या रह सकते हैं फिज़िकली क्योंकि हम फ्लैश में हैं, इंसान हैं, दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन फिर ज़िंदा रहने के लिए हमें उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम बदन और रूह हैं। बदन को भी रोटी चाहिए और रूह को भी रोटी चाहिए। अच्छा राजिया, काम के दौरान स्टडीज़ में तो आपने अपने चैलेंजेस का जिक्र किया है, अब जहाँ आप काम कर रहे हैं जी, इस एनवायरनमेंट में क्या चैलेंजेस आप जो रोज़मर्रा फेस करते हैं? इस एनवायरनमेंट में ये चैलेंजेस हैं कि समटाइम्स आपको वर्क प्लेस पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, तो उस रेजिस्टेंस का सामना आपने इमोशनली नहीं करना होता, टैक्टफुली करना होता है और विजडम से करना है, और ये विजडम आपको खुदावंद ही देता है, खुदा की हिकमत से। खुदा की हिकमत से। और चैलेंजेस हैं जैसे सब लोगों को होते हैं वर्क प्लेस पे, सिमिलर चैलेंजेस हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमारी रूटीन इतनी बिजी है कि उतनी पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन समहाउ पॉलिटिक्स है और लोग कोशिश करते हैं आपको पीछे करने की, लेकिन खुदावंद फिर आपको थामता है और वो ले आता है, क्योंकि अकेले जहाँ पर भी हैं, क्योंकि ठीक है फैमिली, आपकी फैमिली की प्रेयर्स, आपकी कम्युनिटी की प्रेयर्स आपके साथ हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ जिनको आपने अकेले ही फेस करना होता है। तो वहाँ पे आपने अपना खुदा के साथ रिश्ता और खुदावंद ने आपको जो विजडम दी है उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इसको देखना होता है। तो वर्क प्लेस पे जी चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस में खुदावंद हेल्प करता है। राजिया, मैं वर्क सुन रहा हूँ, कोई हॉबीज़ भी हैं आप? मुझे रीडिंग का शौक था। अच्छा था क्योंकि अभी टाइम नहीं मिलता इतना रीडिंग का। अच्छा। अब तो बिल्कुल भी नहीं मिलता क्योंकि रूटीन और ज़्यादा टफ हो गई है, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर है ट्रेनिंग का और सर्जरीज़ इस वक्त तो पैशन सर्जरी ही है, लेकिन मुझे ड्राइंग का और पेंटिंग का शौक़ है। और मैं सुनती हूँ क्रिश्चियन म्यूज़िक, आजकल जो हमारे वर्शिप्स हैं उसमें मैं हिल सॉन्ग्स और ये सारी चीज़ें सुनती हूँ अपने फ्री टाइम में। लेकिन रीडिंग का बेसिकली मुझे आई एम अ बिंज रीडर, कि मुझे आप एक बुक दे दें मैं उसको रात में ख़त्म कर लूँगी, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं एक रात में मतलब मेरा ये क्रेज़ है। नौजवानों के लिए ये हॉबी भी है और ये स्टडी भी है। अच्छा राजिया, आजकल नौजवान जो है ना वो बहुत जल्दी मायूस हो जाता है, ख़ासकर हमारे क्रिश्चियन यूथ जो है ना वो कहते हैं हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती इस मुल्क में। आप इसके बारे में अपनी ज़िंदगी से क्या कहेंगे? जो ऐसा सोचते हैं वो 10% तक ठीक सोचते हैं, एक ठीक है, हिस्सा। मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि वो गलत सोचते हैं, और आपके इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आप ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। मैट्रिक में मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं एक माइनॉरिटी हूँ या शायद मुझे मौका नहीं मिल रहा क्योंकि अच्छे स्कूल में नहीं जा सकी। हम स्कूल में जाने की वजह सिर्फ यही थी कि फ़ादर यहाँ नहीं थे और वो इतनी दूर जाना सेफ़ नहीं था, और कोई वजह नहीं थी, तो मतलब उस तरह से स्कूल नहीं कर सकी। बच्चे ठीक सोचते हैं, लेकिन अब आगे करें क्या, ठीक है। उसमें यह कि आपने ख़ुद कोशिश करनी होती है। मुझे एक रास्ता नज़र आ रहा था कि अगर ये किताबें हैं, मैं इनको अपना सब कुछ बना लूँ तो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बच्चे जो ख़ास तौर पर मैट्रिक से लेकर अपनी ग्रेजुएशन तक या
8 मिडल से लेकर अपनी ग्रेजुएशन तक सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, टैलेंट्स, एवरीथिंग इट काउंट्स, लेकिन किताबों को अगर अपना सब कुछ बना लेते हैं फॉर दीज 6 ईयर्स, जिनको आप फाउंडेशन ईयर्स कहते हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। वो एक ऐसे रास्ते में निकल जाएंगे जहाँ उनको ये ख्याल भी नहीं आएगा कि मुझे कभी ऐसा ख्याल आया कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, क्योंकि मैं उनकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि बंदा ये सोचता है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़, आप मिस कर देते हैं। आपने वो मिस नहीं करनी, आपने उसको चूज़ करना है कि मैंने, देखें अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं टीवी देखूं या बुक्स पढूं। अभी भी मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं ड्यूटी पे ना जाऊं, उनको बोल दूं कि मैं थक गई और मैं सो जाऊं। वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं। चॉइस है। मैं अपना काम छोड़ सकती हूँ, अपनी ट्रेनिंग छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी मुझे मिली हुई है, और जहाँ, जिसको कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, तो ये इस तरह चलता है। और खुदावंद फिर आपका हाथ थाम लेता है, वो आपके लिए 100 रास्ते निकाल देता है। एक दरवाज़ा बंद होता है, उस पर आपने परेशान नहीं होना, 100 दरवाजे वो खोलता है, और वो खोलता है। आपकी ज़िंदगी की कामयाबी की कोई एक कुंजी, एक चाबी जो आप नौजवानों को कहें ये कर लेना बस सब खैर है? एक तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैं जिस तरह आपने देखा कि खुदावंद के साथ आपने देखा कि मैं अपने सफ़र में इसके बगैर बिल्कुल ही खाली थी, तो अगर उसका डिवाइन प्लान नहीं है और आप उसके प्लान को समझते नहीं हैं, सही, तो फिर आप खाली हैं। और यही एक कुंजी है कि उसकी आवाज़ को समझना, खुदा की आवाज़ को सुनना। और ऐसे कान, ऐसी डिसर्नमेंट की एक, इसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, कि आप तफरीक करें कि क्या सही है और क्या गलत। तो आपने अपने अंदर, खुदा आपको देता है विजडम, वो जिससे सुलेमान ने विजडम मांगी और खुदा ने उसको विजडम दी। तो इसलिए जो है, जो भी इसको, इसकी तरफ, उसमें लिखा है, कलाम में लिखा है कि जो हिकमत को ढूंढता है वो उसको पा लेता है। तो बल्कि वो फाटकों में उसका इंतजार करती है। तो बच्चों के लिए ये है कि वो अपने लिए विजडम मांगे, खुदावंद की विजडम, और फिर वो ज़रूर देगा। अपने ज़िंदगी में 2 से 3 मिनट दुआ के लिए रख लें, 2 से 3 मिनट, एक, वेरी गुड, ठीक है। और उसमें खुदावंद से जो भी आपकी दुख हैं, गिले हैं, जो आपको लगता है कि आप नहीं किसी को बता सकते, क्योंकि आजकल बच्चे डिप्रेस बड़ा हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये सोचे कि ये आप अकेले नहीं हैं। बीइंग डॉक्टर, आई कैन अंडरस्टैंड दिस के डिप्रेशन होता है और स्ट्रेस होती है जब आपको इर्द गिर्द अब आजकल जैसे कि माहौल भी इस तरह का है, तो जो बच्चे इस माहौल में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये है कि ये सबके साथ होता है। अपने आप को ये ना करें कि ये सिर्फ हमारे बच्चों के साथ हो रहा है और ये और बच्चों के साथ नहीं हो रहा, ये दुनिया में हर बच्चे के साथ होता है। लेकिन हमारे पास एक हथियार है, वो हमारी दुआ है और खुदावंद है। मैंने नहीं कभी देखा कि किसी फैमिली में कोई बच्चा पढ़ने वाला हो और उसके माँ बाप उसकी किताबें उठा के फाड़ दें। ऐसे तो कोई माँ बाप नहीं होते। तो ठीक है, सबके अपने वसाइल होते हैं, लेकिन जो मेहनत करना चाहते हैं उनको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। अब जैसे मेरे फादर हैं, उनके फादर ज़रा कम पढ़े थे, उन्होंने थोड़ी मेहनत की, हमें ज़्यादा पढ़ाया, हम आगे से कोशिश करेंगे और ज़्यादा पढ़ाएं। तो ये नहीं कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, नस्ल दर नस्ल चलता है। तो उसमें आपने एक पॉइंट पे रुकना नहीं है और ये नहीं सोचना कि अब सब ख़त्म हो गया है। आखिर में मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे नौजवानों को आज इस दौर में, इस वक्त क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो क्या करें, कौन सा रास्ता लें कि खुदा उनको कामयाब करेगा? सारे क्रिश्चियन बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को कभी भी, जिस तरह हमने पहले बात की कि आपने अपने आप को कमतर नहीं समझना और बिल्कुल ये नहीं समझना कि आप ये नहीं कर सकते। मैं स्टडीज़ की फ़ील्ड से हूँ, एजुकेशन की फ़ील्ड से हूँ, तो मैं एजुकेशन को ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। लेकिन आपकी अगर कुछ और टैलेंट्स हैं जो आपको लगता है, तो अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करें कि हम ये चाहते हैं, लेकिन उनकी बात भी माने, क्योंकि वो आपके लिए सबसे बेहतरीन सोच रखते हैं। उनकी बात माने कि वो आपको ये कह रहे हैं कि आपने अपनी फाउंडेशन ईयर्स, जिसको मैंने कहा है कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें कुछ देर के लिए अगर आप अपनी सारी बाकी एक्टिविटीज़ को पीछे रख के सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई के ऊपर, और ये कि आपने कुछ एक पॉइंट पे पहुंचना है। और मैं आप लोगों के साथ कलाम की एक वर्स शेयर करना चाहूँगी, पहला पतरस उसका 5वां बाब उसकी 7 से लेकर 11 आयत तक। और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो
क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल्लाबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन। ख़वातीन हज़रात और ख़ासकर मेरे नौजवान भाइयों बहनों, बेटों और बेटियों, डॉक्टर राजिया की ज़िंदगी, उनकी जदोजहद, उनकी फैमिली की जदोजहद और फिर उनकी मेहनत और खुदा पर ईमान और भरोसा उनको वहाँ ले गया जहाँ वो जाना चाहती थी। वो टारगेट उन्होंने अचीव किया जो टारगेट अचीव करना चाहती थी। उस ख्वाब की ताबीर ढूंढी जो उन्होंने देखी। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ खुदा पर ईमान रखने से, दुआ करने से, जद्दोजहद करने से और माँ बाप के तावन से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज पेरेंट्स के लिए भी डॉक्टर राजिया के पेरेंट्स रोल मॉडल हैं और डॉक्टर राजिया बज़ाते ख़ुद हमारे नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल और उम्मीद का एक पैगाम और एक मैसेज है। और वो मैसेज ये है कि जो ईमान रखता है, खुदा पर भरोसा रखता है और मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। वो जो भी ख्वाब देखेगा उसकी ताबीर होगी। गॉड ब्लेस यू।